लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए हिंदू में संगठित करना है। ये समय था साल 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। देश के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। वहीं आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो इस आंदोलन में हिस्सा ना लें। भारत के इतिहास में कई ऐसे पन्ने हैं जो हिंदू महासभा और आरएसएस के नाम पर कलंक के तौर पर दर्ज हैं। अपने मजबूत प्रचार तंत्र के बूते क्या संघ ये दाग धो पाएगा? जानिए आज की वीडियो में। क्या है संघ के वो 7 कलंक जिनकी वजह से भारत को आज तक बहुत नुकसान पहुंचा है। नंबर 1, भारत के विभाजन के विचार की नींव रखना। सावरकर और जिन्ना दोनों चाहते थे भारत का बंटवारा हो और एक हिंदू राष्ट्र बने और एक इस्लामिक राष्ट्र। इन दोनों ने कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं, कभी साथ नहीं रह सकते। पहले सावरकर बंटवारे का प्रस्ताव लेकर आए और उसके 3 साल बाद जिन्ना ने भी बंटवारे का समर्थन किया। बाद में संघ ने भारत का विभाजन का विरोध करने वाले गांधी जी की हत्या करके उन्हें ही बंटवारे का दोषी ठहराने के लिए गलत प्रचार किया। इतिहासकार कहते हैं संघ ने वायलेंट हिंदू माहौल न बनाया होता तो शायद जिन्ना अलग राष्ट्र नहीं मांगते। नंबर 2, आर्मी को तोड़ने की साजिश। देश के आज़ाद होने के तीसरे साल बाद ही संघ ने एक साजिश रची और वो साजिश थी आर्मी चीफ जनरल करियप्पा को कत्ल करने की। संघ ने पहले उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ध्रुवीकरण किया, फिर कुछ सिख युवाओं को भड़काकर करियप्पा की हत्या की कोशिश की। इस मामले में 6 लोगों को सजा हुई थी। नंबर 3, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से गद्दारी। जब भारत की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद लेने गए थे तो संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया। हिंदू महासभा ने वीर सावरकर की लीडरशिप में ब्रिटिश फौजों में भर्ती के लिए कैंप लगाए। हिंदुत्ववादियों ने अंग्रेज शासकों के सामने मुकम्मल समर्पण कर दिया था, जो वीर सावरकर के कुछ बयानों से और भी साफ हो जाता है। संघ और हिंदू महासभा ने कहा, जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है, हिंदू समाज को ब्रिटिश सरकार के साथ बेहिचक जुड़ जाना चाहिए, जब तक यह हिंदू हितों के फायदे में हो। हिंदुओं को बड़ी संख्या में थल सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होना चाहिए और सभी गोला बारूद और जंग का सामान बनाने वाले कारखानों में प्रवेश कर देना चाहिए। और कहा कि युद्ध में जापान के कूदने के कारण हम ब्रिटेन के दुश्मनों के हमलों के सीधे निशाने पर आ गए हैं, इसलिए हम चाहें या न चाहें हमें युद्ध के कहर से अपने परिवार और घर को बचाना है। इसलिए हिंदू महासभाइयों को खासकर बंगाल और असम के इलाकों में जितना मुमकिन हो हिंदुओं को बिना देरी किए ब्रिटिश सेनाओं में भर्ती के लिए तैयार करना चाहिए। नंबर 4, महात्मा गांधी की हत्या। आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की या नहीं, इसको लेकर विवाद है। गांधी जी के मरने को वो सही तो मानते हैं, लेकिन हत्या की साजिश से इनकार करते हैं। लेकिन कुछ जानकारी है जो कहती है कि गांधी को मारने के पीछे संघ का हाथ था। गांधी जी की हत्या के मामले में 8 आरोपी थे। नाथुराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा, शंकर किस्टेया, विनायक दामोदर सावरकर और दत्तात्रेय परचुरे। इस गुट का नवा सदस्य दिगंबर रामचंद्र बड़गे, जो सरकारी गवाह बन गया था। ये सब आरएसएस या हिंदू महासभा या हिंदू राष्ट्र दल से जुड़े हुए थे। अदालत में दी गई बड़गे की गवाही के आधार पर ही सावरकर का नाम इस मामले से जुड़ा था और गांधी की हत्या के बाद हिंदू महासभा और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी गांधी जी की हत्या में संघ को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अगर गांधी 10 साल और रहते तो देश में सिद्धांत की राजनीति मजबूत होती। सालों तक स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म ढाने वाली अफसरशाही ने आजाद होते ही राजनीति को प्रलोभन देने शुरू कर दिए कि कहीं नेता उनसे बदला ना लें। ये प्रलोभन बाद में करप्शन में बदल गए। गांधी होते तो देश करप्ट नहीं होता। कपूर कमीशन की रिपोर्ट ने भी गांधी की हत्या में हिंदूवादियों का ही हाथ बताया था। नंबर 5, नमक सत्याग्रह का विरोध। आरएसएस द्वारा प्रकाशित की गई हेडगेवार की जीवनी के मुताबिक जब गांधी ने 1930 में अपना नमक सत्याग्रह शुरू किया, तब हेडगेवार ने हर जगह यह सूचना भेजी कि संघ इस सत्याग्रह में शामिल नहीं होगा। हालांकि जो लोग व्यक्तिगत तौर पर इसमें शामिल होना चाहते हैं उनके लिए ऐसा करने से कोई रोक नहीं है। इसका मतलब ये था कि संघ का कोई भी जिम्मेदार कार्यकर्ता इस सत्याग्रह में शामिल नहीं हो सकता था। वैसे तो संघ के कार्यकर्ताओं में इस ऐतिहासिक घटना में शामिल होने के लिए उत्साह की कमी नहीं थी, लेकिन हेडगेवार ने सक्रिय रूप से इस उत्साह पर पानी डालने का काम किया। नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के 1.5 साल बाद ब्रिटिश राज की बॉम्बे सरकार ने एक मेमोरी में बेहद संतुष्टि के साथ नोट किया कि संघ ने पूरी ईमानदारी के साथ खुद को कानून के दायरे में रखा।
खासतौर पर अगस्त 1942 में भड़की अशांति में संघ शामिल नहीं हुआ था। आरएसएस के पास आजादी की लड़ाई में शामिल न होने की एक अजीब वजह थी। जून 1942 बंगाल में अंग्रेजों द्वारा अकाल, जिसमें कम से कम 30 लाख लोग मारे गए। इस घटना से कुछ महीने पहले दिए गए अपने एक भाषण में गोलवलकर ने कहा था, संघ समाज की मौजूदा बदहाली के लिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहता। जब लोग दूसरों पर आरोप मढ़ना शुरू करते हैं तो इसका मतलब होता है कमजोरी पूरी तरह से उनमें ही है। कमजोरों के साथ किए गए अन्याय के लिए ताकतवर पर दोष मढ़ना बेकार है। संघ अपना कीमती वक्त दूसरों यानी अंग्रेजों की आलोचना करने या उनकी बुराई करने में खत्म करना नहीं चाहता। अगर हमें पता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है तो इसके लिए बड़ी मछली को दोष देना पूरी तरह पागलपन है। कुदरत का नियम भले ही वह अच्छा हो या खराब हमेशा सच होता है। यहाँ तक कि मार्च 1947 में जब अंग्रेजों ने आखिरकार एक साल पहले हुए नौसैनिक विद्रोह के बाद भारत छोड़कर जाने का फैसला कर लिया, गोवलकर ने आरएसएस के उन कार्यकर्ताओं की आलोचना जारी रखी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया था। नंबर 7, आजादी के बाद का देशद्रोह। भारत की आजादी के सेलिब्रेशन में आरएसएस के पत्र द ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित लेख में संघ ने भारत के तिरंगे का विरोध किया था और ये ऐलान किया था कि हिंदू इस झंडे को न कभी अपनाएंगे न कभी इसका सम्मान करेंगे। बात को स्पष्ट करते हुए लेख में कहा गया कि ये 3 शब्द ही अपने आप में नुकसानदायक हैं और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर खराब मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और यह देश के लिए हानिकारक साबित होगा।